प्यारे बच्चों, आसान साइंस के इस खूबसूरत से चैनल पर आपका इस्तकबाल और खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि वहन तंत्र के बारे में। इससे पहले हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डिटेल से पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हार्ट कैसे काम करता है, और आर्टरी क्या होते हैं, वेन क्या होते हैं, धमनी या शिरा किसे कहते हैं, दिल किस तरह से खून को पंप करने का काम करता है, किस तरह से ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर का सप्लाई हमारे बॉडी के अंदर होता है हार्ट के ज़रिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस नली के बारे में जिस नली के ज़रिए खून सप्लाई होती है। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे कि खेतों वगैरह में पानी पटाने के लिए पंपिंग सेट के ज़रिए, मशीन के ज़रिए पानी पटाया जाता है। उस पानी को पटाने के लिए पाइप या चैनल की ज़रूरत पड़ती है। जब पाइप का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग नहर के ज़रिए क्या करते थे, पानी पटाते थे। नहर में पानी आता था, वहीं से खोल के अपना चैनल या नाली बना के अपने खेतों में लाते थे। जिस तरह से पानी के सप्लाई के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारे बॉडी में ब्लड के सप्लाई के लिए, रक्त के सप्लाई के लिए या खून के सप्लाई के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। वही मीडियम है खून की नली, जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं धमनी और शिरा। अब इससे पहले बात कर लेते हैं कि खून के अंदर क्या क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से खून सप्लाई होता है। देखो, जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर तीन चीज़ होते हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। ये ब्लड का सॉलिड पार्ट्स कहलाता है, यानी कि ब्लड का ठोस भाग कहलाता है। इसके अलावा बात आती है ब्लड के तरल भाग की। जो ब्लड का तरल भाग या लिक्विड पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। टोटल ब्लड का प्लाज्मा 55% होता है, यानी कि जो ब्लड है या रक्त है उसमें 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पीले कलर का पानी ऐसा द्रव है। और जो ठोस पार्ट है उसमें तीन चीज़ आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जिसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल, क्या करता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े तक पहुंचता है, फेफड़े में पहुंचने के बाद एल्वियोलाई तक पहुंचता है। उस एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद उस ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है हीमोग्लोबिन। वो जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे आरबीसी के सरफेस पे मौजूद होता है। ये तो हो गया आरबीसी का काम। दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, यानी कि जिसे बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और इसे हिंदी में बोला जाता है श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका क्या करता है, हमारे बॉडी में एक तरह का वो फेगोसाइटिक फंक्शन करता है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, बैक्टीरिया को खाने का काम करता है। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं या खाना खाते हैं, कुछ न कुछ मात्रा क्या होती है, बैक्टीरिया की हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है। अब उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है डब्ल्यूबीसी, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कोशिका। उस बैक्टीरिया को मार के हमारे बॉडी की क्या करता है, सुरक्षा करता है। जिस तरह से सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है, हमेशा बॉर्डर पे तैयार रहते हैं कि दूसरे कंट्री वाले हमारे देश पे हमला न करें, उसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर, हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी होते हैं। ये एक तरह के फौज हैं। ये क्या करते हैं, हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं बैक्टीरिया से, वायरस से और भी फॉरेन बॉडी से, फॉरेन पार्टिकल से। तीसरा आता है रक्त पट्टी कानू, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। पट्टी कानू नाम पड़ा है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर पट्टी के जैसा होता है, चपटा होता है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं रक्त पट्टी कानू। ये क्या करता है, जब हमें कभी किसी कारणवश कट लग गया, कहीं पे कट लग गया, कट गया हाथ, कोई घास काटने गया वहीं से कच्चे से हाथ काट लिया या दबिया से काट लिया, किसी भी चीज़ से हाथ कट जाता हो तो कटने के बाद वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। अब हमारी बॉडी से अगर सब ब्लड निकल जाएगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ब्लड लॉस से बचाने के लिए हमारे बॉडी में होता है प्लेटलेट्स। वो प्लेटलेट्स क्या करता है, वहाँ पे ब्लड को जमा देता है, ब्लड को क्लॉट करा देता है, ब्लड को थक्का बना देता है, जिसके कारण और बाकी ब्लड का लॉस होने से, ब्लड की हानि होने से, ब्लड की क्षति होने से हम बच जाते हैं। ये तो हो गया ब्लड। अब ब्लड के अंदर तीसरा पार्ट क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या है, अगर पूरे ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को हटा दो, अब जो ब्लड या रक्त बचेगा उसे बोलते हैं प्लाज्मा। इसके अलावा और एक तरल पदार्थ आता है जिसे हम लोग बोलते हैं लसिका, है लिम्फ। अब बात आती है कि लिम्फ क्या है। ब्लड तो समझ गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा है। लसिका क्या होता है, देखो लसिका जैसे कि मान लो ये एक हमारा सेल है और ये भी एक सेल है। दो सेल के बीच जो स्थान होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, दो कोशिका के बीच में जो जगह होता है उसे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इस इंटरसेलुलर स्पेस में एक द्रव होता है जो कि कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन होता है, उसमें कोई कलर या कोई रंग नहीं होता है।
अब बात आती है कि जब पूरे बॉडी के अंदर बहुत सारे खून की नली है, धमनी है, शिरा है, कैपिलरीज है, आर्टरी है, आर्ट्रियोल है, वेन्स है, वेन्यूल्स है, पूरे खून की नली पूरी बॉडी में बिछी हुई है, तो फिर बीच में ये घुस के आया कहाँ से, ये कैसे आता है। मान लो यहाँ से खून की नली आई, फिर ये बहुत सारे भागों में बट गया, फिर यहाँ से बट के पतली पतली खून की नली कोशिका के अंदर सप्लाई कर रही है खून को। अब क्या होता है, इस कोशिका से कभी कभी इसके अंदर जो नली के अंदर क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब है, ये सब यहाँ से रिस के यानी कि थोड़ा थोड़ा इसका मात्रा इस सेल के अंदर जो छेद होता है छोटे छोटे, इससे निकल के इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाते हैं। दो कोशिका के बीच में जगह है, वहाँ पे आ गए। अब बात आती है कि क्या आएगा यहाँ पे जो ब्लड के अंदर था कुछ डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं और उसके साथ साथ कुछ प्लाज्मा यहाँ से रिस के इसमें आ जाता है। इसके अंदर अब जो फ्लूइड आया है, इसी फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं लसिका या लिम्फ। क्या बोलते हैं इसे, लसिका या लिम्फ बोलते हैं। अब बात आती है कि लसिका या लिम्फ हमारे बॉडी में क्या काम करता है। लसिका या लिम्फ क्या करता है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी भी आ रहा है, वाइट ब्लड सेल्स भी आ रहा है। जैसा कि हम लोगों को पता है जो वाइट ब्लड सेल्स होता है वो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है, यानी हमारे बॉडी के मुदाफ़ती निज़ाम या हमारे बॉडी को बचाने का काम करता है। जो भी बैक्टीरिया वगैरह आएगा यहीं पे आएगा, फटाफट डब्ल्यूबीसी इसको निगल लेगा, खा लेगा। इस तरह से हमारी बॉडी की रक्षा करने में ये लिम्फ या लसिका मदद करता है। दूसरा काम क्या है, अब यहाँ से क्या हो गया, बहुत सारा प्लाज्मा निकल के इसमें आया, ज़्यादा प्लाज्मा जब हो जाएगा फिर से ये खून की नली के ज़रिए खून में डाल देगा इस प्लाज्मा को, या यहाँ पे ज़्यादा पानी जमा हो गया तो इस पानी को फिर से खून की नली के ज़रिए खून में डाल देगा, फिर खून दिल तक पहुँचाएगा, फिर पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगी। यानी कि दो कोशिका के बीच में जगह है, वहाँ पे अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड, एक्स्ट्रा पानी आ गया है उस पानी को फिर से खून की नली में पहुँचाना। और दूसरा काम है क़ुव्वत मुदाफ़ियत, यानी कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में मदद करना। ये तो हो गया लिम्फ या लसिका। उसके बाद ब्लड भी हम लोग पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि ब्लड और लिम्फ का अलग सिस्टम है, लिम्फेटिक चैनल्स के ज़रिए वो सप्लाई होते हैं। लेकिन आज हम लोग को मेन फोकस करना है कि हमारे बॉडी में ब्लड की सप्लाई कैसे होती है। जिस तरह से पंपिंग सेट के ज़रिए, पानी पटाने वाले मशीन के ज़रिए हम लोग पानी को ज़मीन से निकालते हैं, फिर वो प्रेशर मारता है, फिर पाइप के ज़रिए पूरे खेत में पटाते हैं, उसी तरह से हमारे बॉडी में एक तरह का पंपिंग सेट है, पंपिंग सिस्टम है, उसे कहते हैं हार्ट। हार्ट इज़ अ सेंट्रल पंपिंग ऑर्गेन इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो दिल है वो केंद्रीय पंप अंग है, यानी कि खून को पंप करके शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। अब बात करते हैं हार्ट के बारे में, दिल के बारे में। जो दिल होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ बंद मुट्ठी के तरह का होता है। रियलिटी में अगर दिल देखो, आप लोग जो दिल बनाते हो वैसा दिल रियलिटी में होता नहीं है। दिल का आकार मुट्ठी के तरह का होता है। हम सिंपल डायग्राम बनाए हैं ताकि आप लोग समझ पाओ कि किस तरह से दिल में ब्लड की सप्लाई होती है, किस तरह से ये ब्लड को पंप करता है। जो इंसान का दिल होता है उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन मछली के अंदर जो दिल होता है उसके अंदर मात्र 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। इसीलिए मछली क्या किया, ऑक्सीजनित ब्लड लिया। मान लो 1 चैम्बर यहाँ है, 1 चैम्बर इधर है। इधर ऑक्सीजनित ब्लड आया, यानी कि ऑक्सीजन से मिक्स ब्लड आया, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया, फिर पूरी बॉडी में डाल दिया। लेकिन हम लोगों का शरीर वैसा नहीं है, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट है उस हार्ट में 4 चैम्बर है। कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। अब उस 4 चैम्बर के बारे में बात करते हैं, क्या क्या नाम रखे हैं। दिल 2 भागों में बटा है, एक दायां भाग, एक बायां भाग। फिर दाएं भाग में 2 है, एक दायां अलिंद, एक दायां निलय। फिर बाएं भाग में एक बायां अलिंद और बायां निलय। यानी कि ह्यूमन हार्ट या मनुष्य का हृदय 4 चैम्बरों में बटा है। एक दायां अलिंद होता है, एक दायां निलय होता है, एक बायां अलिंद होता है, एक बायां निलय होता है। आपको फिगर कभी भी दिखेगा, बात आती है ये बाएं तरफ है, दाएं तरफ कैसे हो गया। आप इस तरह से खड़े हो जाओ। अब आपका ये दाहिना हाथ है ना, ये बायां हाथ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा है, दायां अलिंद है, ये कैसा है, बायां अलिंद है। इस तरह से कहीं भी किताब में फिगर बना हो उसको आप इस तरह से करके देखोगे तब समझ में आएगा दायां साइड बायां साइड। तो 4 चैम्बर होता है। एक का नाम है दायां अलिंद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट एट्रियम। दूसरे का नाम है बायां अलिंद जिसे बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल, अलिंद या निलय में हमारा हार्ट बटा होता है। फिर अलिंद भी 2 भागों में बटा होता है, एक दायां अलिंद और बायां अलिंद। नीचे होता है दायां निलय और बायां निलय। अब बात करते हैं कि कैसे होगी ब्लड सप्लाई। ये पूरा हार्ट है। हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। उस ऑक्सीजन को शरीर के हर सेल तक पहुंचाना है। जैसा कि हम लोगों को पता है ऑक्सीजन का कैरियर या ऑक्सीजन का ढोने वाला सवारी कौन है? ऑक्सीजन का ढोने वाला सवारी है आपका आरबीसी।
यानी कि आरबीसी के सरफेस पे मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। आरबीसी का शक्ल कुछ इस तरह का होता है। जिस तरह से हम लोग को कहीं सफ़र करना होता है, सफ़र करने के लिए बस का सहायता लेते हैं, साइकिल का सहायता लेते हैं, मोटरसाइकिल की मदद से जाते हैं, या पैदल चलना है तो पैर की मदद से चलते हैं ना, कोई न कोई मीडियम चाहिए। जल्दी पहुंचना है एरोप्लेन से चले जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं, उस ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी मीडियम की माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। वो मीडियम और माध्यम क्या है? ब्लड है या रक्त है। लेकिन उस रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर होता है आरबीसी, जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिका। इस लाल रक्त कोशिका के सरफेस पे होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। यही ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। यानी कि सवारी, ये क्या है? सवारी है। क्या है ये? सवार कौन हो रहा है? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन या आरबीसी हो गया सवारी, सवार हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस पे सवार होके बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। अब बात आती है कि एक सवारी जाएगा कैसे, पहले कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाना है, उसी के बारे में डिटेल से देखते हैं। ये आपका क्या है? हार्ट है। सबसे पहले क्या होता है हार्ट के अंदर? जैसे हम लोग सांस लिए, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन कहाँ पहुँचता है? सांस लेने के बाद जो फेफड़े में ऑक्सीजन पहुंचा, इस ऑक्सीजन से सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पे इसको आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं फुफ्फुसी सिरा। क्या बोलते हैं इसे? फुफ्फुसी सिरा। सबसे पहले इसका नाम जान लो, क्या क्या नाम होता है। इसे बोलते हैं फुफ्फुस सिरा, यानी कि पल्मोनरी वेन। जहाँ भी वर्ड आ जाए पल्मोनस मतलब होता है फेफड़ा या लंग्स। पल्मोनरी वर्ड का मतलब है लंग्स, यानी कि ऐसा शिरा या ऐसी खून की नली जो कि फेफड़े से खून को लाके बाएं अलिंद में डाल रहा है। ये ऐसा पाइप है, यहाँ पे मान लो फेफड़ा है, फेफड़े से खून लिया, कैसा खून लेगा? ये शुद्ध खून लेगा, ऑक्सीजनित खून लेगा। उस खून को लेके बाएं अलिंद में डालेगा। ऑक्सीजनित ब्लड या ऑक्सीजन युक्त ब्लड सबसे पहले दिल के बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद में आने के बाद यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, इसे बोलते हैं कपाट। क्या बोलते हैं? कपाट। कपाट का मतलब होता है एक तरह का दरवाजा। समझ क्या करेगा? इसमें जो ब्लड आया, अब ये अलिंद सिकुड़ेगा। क्या करेगा? ये अलिंद जैसे ही सिकुड़ता है तो ये वाल्व खुल जाता है, कपाट खुल जाती है। ये कपाट ऐसा होता है इस तरह से, इधर से ब्लड गया चला जाएगा, लेकिन उधर से वापस में इस तरह से हो जाएगा, लेकिन वापस ब्लड को आने से रोक लेगा। इस तरह का वाल्व यहाँ पे लगा होता है। जैसे ही ये सिकुड़ता है नीचे आ जाता है ब्लड। अब कहाँ आ गया? बायां निलय में ब्लड आ गया। बायां निलय में आता है, फिर यहाँ से जब ये निलय सिकुड़ता है, फिर यहाँ से ब्लड महाधमनी में चला जाएगा। महाधमनी में भी एक वाल्व लगा होता है, एक दरवाज़ा लगा है, एक कपाट लगा है। यहाँ से ब्लड गया, इधर से निकल गया, लेकिन फिर वापस नहीं आएगा, ये अपने आप को बंद कर लेगा। वापस इधर आएगा भी और उल्टे जाएगा, लेकिन वापस जाने नहीं देगा, बिल्कुल बंद कर लेगा दरवाजे की तरह। एक तरह का दरवाज़ा समझ लो। ऐसा दरवाज़ा है, एक तरफ तो जाने देता है लेकिन आने नहीं देता है। घुस गए तो घुस गए, निकलने कोई मौका नहीं देता है। इस तरह का दरवाज़ा दिल के अंदर लगा होता है। अब यहाँ पे महाधमनी में जो खून आया इधर चला गया, यहाँ से कहाँ जाएगा? आप देख सकते हो, ये शरीर की महाधमनी यहाँ से पूरे बॉडी में फैला देगा। जो महाधमनी में खून गई, पूरे बॉडी के हर सेल तक खून को पहुँचा दिया। बॉडी में पहुँचा दिया खून, नीचे चला गया, पैर में चला गया, किडनी में चला गया, पूरे सेल में पहुँचा दिए। उसके बाद क्या होगा? बॉडी से फिर शरीर से महाशिरा, यानी कि शिरा में कैसा खून बहता है? शुद्ध क्या अशुद्ध? अशुद्ध खून बहता है। जैसे ही मान लो ये हमारे उंगली का अंतिम वाला सेल है, यहाँ तक खून पहुँच गया। किसके जरिए पहुँचा? महाधमनी के जरिए। दिल पंप किया वहाँ से, महाधमनी के जरिए मान लो यहाँ तक खून आ गया। अब यहाँ तक खून आया, ऑक्सीजन वाला खून आया था। जिस खून में ऑक्सीजन मिला रहता है उसे बोलते हैं शुद्ध खून या ऑक्सीजनित रक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ तक आने के बाद अब फिर यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, क्योंकि सेल के अंदर जो प्रोसेस चलता है उसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर किसके जरिए जाएगा? वो जाएगा आपका महाशिरा के जरिए, क्योंकि शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, तो महाशिरा के जरिए फिर से यहाँ से वापस लेकर अब कहाँ जाएगा? दिल में जाएगा। देखो यहाँ से दिल में लाया, किधर ला रहा है? ये आप देख सकते हो, दायां अलिंद में ला रहा है। अशुद्ध खून दायां अलिंद में आता है। अब दायां अलिंद में आया, फिर ये क्या करेगा? फिर सिकुड़ेगा। सिकुड़ने को बोलते हैं संकुचन, फैलने को बोलते हैं शिथिलन। यानी कि सिकुड़ने को बोलते हैं सिस्टोल, फैलने को बोलते हैं डायस्टोल। जैसे ही सिस्टोल करेगा, जैसे ही दिल का ये हिस्सा सिकुड़ेगा, इसका खून सरसरा के कहाँ आ जाएगा? अलिंद की निलय में आ जाएगा, दायां निलय में। अब फिर दायां निलय से क्या हो जाएगा? यहाँ से फिर से पूरे शरीर, फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा?
फेफड़े में जाएगा। यहाँ गौर से देखना, यहाँ से जो खून निकलेगा ये सिकुड़ा, संकुचित हुआ, कॉन्स्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ से खून निकल के कहाँ आ रहा है? फेफड़े में आ रहा है। अब ये जो खून इसमें जा रहा है ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? ये अशुद्ध खून है, क्योंकि कहाँ से निकल रहा है? ये बॉडी से निकल रहा है। अब बात कहोगे बॉडी से कैसे निकल रहा है? यहाँ से अशुद्ध खून था, कहाँ चला जा रहा है? हार्ट के इस हिस्से में, दिल के इस हिस्से में गया। अभी तक अशुद्ध है, ये अशुद्ध खून ही यहाँ से निकल के इधर आया। इधर से जब ये फिर यहाँ पे पचका, इस तरह से कॉन्स्ट्रैक्ट हुआ, सिकुड़ा, तो फिर ये यहाँ से निकल के अब फेफड़े में गया। बात आती है फेफड़े में क्यों जाता है? फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जाता है। अब जैसे ही फेफड़े में आया, हम लोग यहाँ से खटाक सांस खींचे, सांस लिए, तुरंत यहाँ पे ऑक्सीजन आया। अब यहाँ पे इस खून में ऑक्सीजन मिल गया। जैसे ही इस खून में ऑक्सीजन मिलता है, फिर से यहाँ से किसके जरिए ला लिया जाता है? फुफ्फुस शिरा के जरिए दिल में ला लिया जाता है। अब कहाँ आ गया है? ये बायां अलिंद में आया है। जैसे ही बायां अलिंद में आता है, फिर से ये क्या करेगा? सिकुड़ेगा, बायां नीले में आएगा, फिर बायां नीले सिकुड़ेगा, फिर महाधमनी के जरिए फिर पूरे बॉडी में पहुंचा दिया गया। इस तरह से खून क्या होता है? गश्त करते रहता है, सर्कुलेट करते रहता है हमारे बॉडी के अंदर। अब बात आती है कि महाधमनी, महाशिरा, शिरा और धमनी में क्या अंतर होता है? शिरा बोलते हैं जिसमें कि अशुद्ध खून जाता है, और धमनी बोलते हैं जिसमें कि शुद्ध खून प्रवाहित होता है। जो धमनी होती है उसकी दीवार कैसी होती है? मोटी होती है, क्योंकि उसको शुद्ध रक्त प्रवाहित करना होता है। और जो शुद्ध रक्त प्रवाहित यहाँ से कर रहे हैं, इसको बहुत ज़ोर से दबाना होता है। ज़ोर से दबाएंगे तो पाइप भी मोटा होना चाहिए ना। अब बात आती है कि ये ज़ोर से क्यों दबाते हैं? क्योंकि दिल यहाँ पे है। अब यहाँ से पैर तक खून को पहुँचाना है, बहुत तेज़ी से दिल दबाती है, यानी कि नीले में क्या होता है? संकुचन होता है, तब जाके पैर तक हमारा खून क्या होता है? पहुँच पाता है। प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए धमनी की भित्ति या धमनी की दीवार मोटी होती है। लेकिन शिरा का क्या काम होता है? बॉडी के प्रत्येक हिस्से से खून को वापस लाना, दिल तक वापस लाना होता है। उतना प्रेशर नहीं होता है, इसलिए शिरा की भित्ति पतली होती है धमनी की भित्ति के कंपैरिजन में। यहाँ तक समझ में आ गई बात? उसके बाद अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे फुफ्फुस शिरा है। शिरा तो अशुद्ध रक्त लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे तो शुद्ध रक्त ला रहा है। ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। यानी कि सीधा समझ लो, जो खून भी शुद्ध रक्त को लेके जाएगा उसे क्या कहेंगे? धमनी की शिरा। अशुद्ध रक्त लेके जाएगा उसे क्या कहेंगे? शिरा। यानी कि दिल की तरफ लेके जाएगा तो उसे कहेंगे हम लोग शिरा। दिल से दूर लेके जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? धमनी। अब यहाँ पे दिल की तरफ आ रहा है कि दिल से दूर जा रहा है? दिल की तरफ आ रहा है। जो की तरफ, दिल के तरफ लेके जाता है वो शिरा होता है कि धमनी होता है? शिरा होता है। लेकिन जो दिल से लेके जाता है वो क्या होता है? धमनी की शिरा, धमनी होता है। इसीलिए ये क्या है? फुफ्फुस धमनी है। फुफ्फुस धमनी क्यों है? क्योंकि दिल से लेके जा रहा है, इसीलिए क्या है? ये फुफ्फुस धमनी। इस तरह से हमारे बॉडी में क्या होता है? ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर का सप्लाई होता है हमारे हार्ट के जरिए। अब बात कर लेते हैं दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन के बारे में। देखो, डबल सर्कुलेशन एज द नेम सजेस्ट, यानी कि 2 बार परिसंचरण होना। जिस तरह से हमारे दिल के अंदर 4 चैम्बर है, एक बार खून को सही से सेल तक पहुंचाने में 2 बार दिल से गुजरना पड़ता है। कितना बार दिल से गुजरता है? 2 बार। इसीलिए इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन। अब समझाते हैं कि कैसे 2 बार गुजरता है। मान लीजिए बॉडी का सेल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बॉडी का एक सेल है, यहाँ तक खून आया है। अब क्या करेगा? यहाँ से खून ऑक्सीजनित है कि विऑक्सीजनित है? ये विऑक्सीजनित खून है, यानी कि अशुद्ध खून है। ये अशुद्ध खून यहाँ से पहुँचा दिया गया राइट एट्रियम में, यानी कि दायां अलिंद में। दायां अलिंद में ये खून आया है, दायां नीले में आ गया। दायां नीले पंप किया तो यहाँ से फिर फेफड़े में चला गया, फिर फेफड़े से शुद्ध होके दायां अलिंद में आ रहा है, बायां अलिंद में आ रहा है, फिर बायां अलिंद से बायां नीले में आ रहा है। यानी कि यही खून एक बार इधर से गुजर रहा है, फिर एक बार इधर से गुजर रहा है। एक ही खून को पूरा अंतिम साइकिल पूरा करने में 2 बार दिल से गुजरना पड़ रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। मनुष्य में कैसा सर्कुलेशन होता है? दोहरा परिसंचरण होता है, क्योंकि दिल से 2 बार खून को गुजरना पड़ता है एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में। मिसाल के तौर पे इस खून को समझ लो, ये तीर वाला है ना, इसको खून समझ लो। ये तीर घुस घुस के यहाँ आया एक बार, ये तो दिल ही है ना। अब यहाँ दिल आया, ये तीर देखो जा रहा है ना, इधर आया, एक बार गुजर गया दिल से, फिर यही तीर निकल के फेफड़े में गया, फिर वही तीर फेफड़े से निकल के फिर से दिल में घुस रहा।
इसका मतलब यहाँ तो दिल में घुसा था, एक के बार घुसता कहते एक सर्कुलेशन, यानी कि 2 बार दिल में आ रहा है, 2 बार इसे दिल से गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण सिस्टम। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एनसीईआरटी का सवाल आता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे बॉडी में क्या क्या लक्षण प्रकट हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी के सरफेस पे मौजूद होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है, ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमारे अंदर क्या होगा? सांस फूलने लगेगी, सांस की गति तेज हो जाएगी। ये सब किसके लक्षण हैं? हीमोग्लोबिन की कमी से। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो सकता है। एनीमिया बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कोशिका की कमी। अब जब लाल रक्त कोशिका कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका पे ही रहता है। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन को कम ढोएगा, जब ऑक्सीजन को कम ढोएगा तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो हम लोग तेजी से सांस लेंगे ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। ये सब लक्षण हो सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। अब बात कर लेते हैं कि वेन या शिरा किसे कहते हैं, आर्टरी या धमनी किसे कहते हैं। धमनी कहते हैं जिसमें कि शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और शिरा कहते हैं जिसमें कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध बोलते हैं उस खून को जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, यानी कि ऑक्सीजनित खून या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ खून विऑक्सीजनित या अशुद्ध खून कहलाता है। जो शुद्ध खून होगा वो आर्टरी के जरिए बॉडी में जाते हैं, और जो अशुद्ध खून होते हैं वो वेन या शिरा के जरिए बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। अब ये जो शिरा है आगे चल के बहुत छोटे छोटे नली में बढ़ जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं शिरिकाएं या वेन्यूल। फिर ये कैपिलरीज क्या होता है, और एक मोटी नलिका में खुलती है जिसे बोलते हैं आर्टेरियल। फिर एक मोटी नलिका में खुलता है उसे बोलते हैं आर्टरी या धमनी। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, विच प्रेशर? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को क्या बोला जाता है। सिस्टोलिक बना है सिस्टोल से, सिस्टोल को हिंदी में बोलते हैं संकुचन, संकुचित होना, सिकुड़ना, उसे बोलते हैं सिस्टोल। और डायस्टोल का मतलब होता है फैलना, यानी कि शिथिलन, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम पीरियड में, जिस टाइम पे हार्ट के कोई भी चैम्बर रिलैक्स हो रहा होता है उस टाइम पे आपके धमनी में जो प्रेशर होता है उसी को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और जिस टाइम पे आपका हार्ट कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, हार्ट संकुचित हो रहा होता है, दिल की दीवारें संकुचित हो रही होती है, उस टाइम पे धमनी के अंदर जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। जो मनुष्य के अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का रेशियो है, सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 120 और डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 80। 120 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर। कहने का मतलब है जिस टाइम पे मान लीजिए आपका क्या है, हार्ट है, ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इन 4 चैम्बर में से इधर का जो चैम्बर होता है इसमें जो दिल की दीवारें होती है थोड़ी मोटी होती है। कैसी होती है? इधर के दिल की दीवार थोड़ी मोटी होती है, इधर के दिल की दीवार थोड़ी पतली होती है। अब बात आती है कि मोटी क्यों है इधर मोटी इसीलिए है। अब बताओ ये दिल का कौन सा भाग है, दायां या बायां? दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ योर हार्ट। बाएं भाग में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फेफड़ा मान लो ये रहा आपका फेफड़ा, यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है आपके लेफ्ट की राइट, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम या बायां अलिंद में जब वहां से ब्लड आता है, ये कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजनित ब्लड आ रहा है, या सीधा समझो सिंपल में ऑक्सीजन से मिला हुआ खून आपके दिल के दाएं अलिंद में कि बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में एंटर कर रहा है। किधर एंटर कर रहा है? जैसे ही बाएं अलिंद में आता है उसके बाद ये फिर बाएं अलिंद से कहाँ चला जाता है, बाएं नीले में चला जाता है। बाएं नीले में जाने के लिए यहाँ पे एक वाल्व होता है, एक दरवाजा होता है। ये ऐसा दरवाजा होता है कि इधर आने के बाद फिर जब ये हार्ट का नीचे वाला हिस्सा यानी कि बाएं नीले संकुचित होता है या सिकुड़ता है, ये दरवाजा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी कि ये 1 वे सिस्टम है, इधर से गेट खोले गए तो फिर वापस नहीं आ सकते। यहाँ पे जो खून आता है नीचे गया, फिर जब ये सिकुड़ता है तो वापस खून वहाँ पे नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, फिर ये शुद्ध खून है क्योंकि ये फेफड़े से आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन मिला हुआ खून है। चूंकि ये ऑक्सीजन मिला हुआ खून है, ऑक्सीजन मिले हुए खून की जरूरत हमारे बॉडी के हर सेल को पड़ती है, हर कोशिका को ऑक्सीजनित ब्लड की जरूरत है। इसीलिए दिल यहाँ जोर से पंप करता है ताकि हमारे बॉडी के हर सेल तक धमनी के माध्यम से क्या हो सके, खून पहुँच सके, ब्लड पहुँच सके।
इसीलिए इसको तेजी से संकुचित करने के लिए इसकी दीवारें मोटी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब फिर कहोगे कि ये मोटी उतनी क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड, या आपका मान लो बॉडी है, बॉडी में यहाँ पे आया शुद्ध खून आने के बाद यहाँ पे फिर क्या हो गया, कोशिका के अंदर रिएक्शन हुआ, फिर खून अशुद्ध हो गया। या ऐसे समझो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था वो फिर खून के अंदर चला गया। अब ये खून अशुद्ध है, ये खून यहाँ पे आ गया। अब इस खून को क्या है, ये खून फिर यहाँ से आएगा राइट एट्रियम यानी कि दाएं अलिंद से फिर दाएं नीले में जाएगा। यहाँ पे भी लगी हुई है वाल, दीवार लगी हुई है। फिर यहाँ से अब जो जाएगा इसको सिर्फ फेफड़े तक पहुँचाना है। कहाँ पहुँचाना है, फेफड़े तक। अब बताओ फेफड़े तक पहुँचाना आसान है कि शरीर के हर कोशिका तक पहुँचाना आसान है? फेफड़े तक पहुँचाना आसान है। यहीं पे दिल होता है, फेफड़े बगल में, दोनों फेफड़े के बीच में दिल मौजूद होता है। फेफड़े तक पहुंचाना बहुत आसान है, इसीलिए कम में प्रेशर में फेफड़े तक पहुंच जाता है। इसीलिए इसकी भित्ति पतली होती है, इसकी भित्ति मोटी होती है। कहने का मतलब आपके दिल का जो बायां पोर्शन है उसकी दीवार मोटी होती है, लेकिन दाएं पोर्शन का दीवार पतली होती है, खास करके नीले वाला हिस्सा। क्योंकि बाएं पोर्शन वाले दिल के हिस्से को, जो नीले वाला हिस्सा है, उसे पूरे बॉडी में खून को पंप करना होता है। पूरे बॉडी में खून पंप करने के लिए पेशी को ज़्यादा संकुचित होने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उसकी भित्ति मोटी होती है। लेकिन जो आपका दायां पोर्शन है, दायां अलिंद है, दायां नीले है, तो दाएं नीले को संकुचित करके सिर्फ फेफड़े तक खून पहुँचाना होता है, इसलिए इसकी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। सिस्टोलिक प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं संकुचन दाब। कौन सा दाब बोलते हैं, संकुचन दाब। नाम से पता चल रहा है, संकुचन मतलब संकुचित होना, सिकुड़ना। जिस टाइम पे आपके दिल का नीचे वाला हिस्सा यानी कि दायां अलिंद या दायां नीले सिकुड़ता है, उससे सिकुड़ने के बाद उस टाइम पे जो वहाँ से खून निकलता है, अब ये आपका मान लो सिकुड़ रहा है। जिस टाइम पे ये सिकुड़ता है, ये रिलैक्स होता है, ये फैलता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये सिकुड़ रहा है, ये फैल रहा है, ये जब फैलेगा तो यहाँ से खून चूस के अंदर ले लेगा। अब ये सिकुड़ रहा है, सिकुड़ने के बाद पूरे बॉडी में इसे खून पहुँचाना है, इसलिए इस टाइम पे अब जब ये सिकुड़ रहा है, उस टाइम पे ये इसके अंदर जितना दाब, जितना प्रेशर होगा, उसी को बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। अब बात आती है कि डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। डायस्टोलिक मतलब अनुशिथिलन दाब। अनुशिथिलन दाब का मतलब होता है कि जिस टाइम पे आपका नीले सिकुड़ रहा है, नहीं, जिस टाइम पे आपके नीले क्या हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्सेशन फेज में है, आराम कर रहा है, उस टाइम पे धमनी के अंदर कितना दाब है, उस टाइम पे धमनी के अंदर के दाब को कहते हैं शिथिलन दाब, अनुशिथिलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर। अब जैसे कि ये सिकुड़ गया, यहाँ से खून निकल के बॉडी में पहुँच गया, फिर जब यहाँ पे आ रहा है, ये मान लो सिकुड़ रहा है, ये सिकुड़ रहा है तो ये फैल रहा है, उस टाइम पे इसके अंदर जितना प्रेशर होगा वो कहलाएगा अनुशिथिलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर।